नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला वीडियो लेके आ चुका हूँ मास्टर वीडियो का। और इस वीडियो में हम लोग पूरा करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, एंसेंट हिस्ट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आपको जो कंप्लीट करवा दिया हूँ, हम लोग इन्वायरमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा जो चैप्टर सेक्शन था इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा जो सेक्शन अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वो है एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये 101 वीडियो दे चुका हूँ, जाके देख लीजिए, है ना। ये दोनों सेक्शन कंप्लीट करवा दिया हूँ, और ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वीडियो में डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीज़ें मैं बताने का कोशिश किया हूँ। इसलिए आप उसे देखिए, और जो आपको शॉर्ट नोट दिया हूँ, है ना, शॉर्ट नोट्स दिया हूँ, उसे बार बार रिविजन करिए। इतना काम करिए, बोनाफाइड बन जाइएगा। और डेली आपको अब टेस्ट लगाना है ना, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है। चलिए, तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हम लोगों का रहने वाला है पाषाण काल। देखिए फ्रेंड्स, और चूँकि यहाँ पे ये आप सबको पता है, ये जो सीरीज़ लेके आया हूँ इसमें शॉर्ट नोट्स तो दे ही रहा हूँ, साथ में आप सबको पता है कि लगभग 25 साल का जो है PYQs आपको दे रहा हूँ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन इसके बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। ये सीरीज़ पूरा कर लेते हो तो चलिए। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है पाषाण काल। ठीक है, दूसरा चैप्टर हम लोगों का रहने वाला है सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, और उसके बाद हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं महाजनपद काल। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी और अलग अलग जो धर्म से संबंधित क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश को पूरा करने वाले हैं। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। उसके बाद जो है आप सबको पता है जो विदेशी प्राचीन काल में भी जो विदेशी जो आक्रमण हुआ था, खासतौर पे हिंदी यवन, आपको पता होना चाहिए, शक, पल्लव, कुषाण। तो इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स में ये ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, उसके बाद गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य, उसके बाद दक्षिण भारत के जो है राजवंश, है ना, जिसमें चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम के सारे क्वेश्चंस डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सीमावर्ती राजवंश, उसके बाद प्राचीन स्थापत्य कला और चित्रकला, संगीत कला से प्रश्न आता है। और उसके बाद जो है राजपूत राजवंश और प्राचीन कालीन विविध। इतना पूरा कर लेते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास का पूरा होल सिलेबस आपका कवर हो जाता है, और डेफिनेटली एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है ना। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, देखो भाई, इसका कंप्लीट जो बुकलेट है मैं आपको बोल चुका हूँ पहले भी, इसका कंप्लीट बुकलेट आपको जो मिलेगा वो पेड बैच में। बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, इसका फ़ी अभी 499 है। ठीक है, इसमें ये कंप्लीट सीरीज जो आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जो कंप्लीट सीरीज़ हम आपके बीच में जो लेके आए हैं अगले 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट का आपको देख सकते हैं, चूँकि इसमें 200 प्लस टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ, और इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेते तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से छूटने वाला है नहीं, छूटेगा। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिंदी, सारे सेक्शन का आपको यहाँ पे PYQs तो मैं करवा ही रहा हूँ, साथ में शॉर्ट नोट्स 10 से 12-15 पेज का मिलता है, ताकि बार बार रिवीजन करो, है ना। ये सीरीज़ आपके लिए सर्वोत्तम है। तो सारे सेक्शन का वीडियो भी मिलता है। ठीक है, सारे सेक्शन का आपको शॉर्ट नोट्स मिलता है, PYQs का कंप्लीट जो है आपको पैकेज मिलता है, और उसका बुकलेट भी मिलता है मात्र 499 में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 7319924130, 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है, तो पेमेंट जैसे कर दीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। ठीक है, नंबर सेम नंबर ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर हम टेस्ट कहाँ से दें। देखो, टेस्ट तो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में भी करवा रहा हूँ, लेकिन इसका कंप्लीट जो बुकलेट है टेस्ट का वो आपको पेड बैच में मिलता है, जो कि बहुत नॉमिनल फ़ी है, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो देख सकते हैं कि ये 50 फुल लेंथ टेस्ट है। पहले जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, और एज इट इज़ आपको आपके पेपर में देखने को मिलता है सेम टॉपिक से, और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दिखेगा, है ना। तो इसका फ़ी मात्र 499 है। 499 से कम करके 399 कर दिया हूँ, 399। तो आप देख सकते हो 8 रुपये पर टेस्ट मात्र लग रहा है।
तो जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं, करना चाहिए, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेगा और डेली आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो नंबर वही है, मैं पुनः कर रहा हूँ, नंबर वही है 7319924130, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने है। चैप्टर का नाम मैं आपको बता दिया हूँ, ये चैप्टर हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस जो प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताते जाऊँगा। तो पाषाण काल, स्टोन एज, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाषाण काल में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसे हम लोग जो है गंडासा या गांडसा भी कई जगह लिखा रहता है, वो कहते थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई इसके बारे में डिटेल में बताइए, आइए बताता हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि पाषाण काल उस काल को कहते हैं जब मानव, है ना, औजार जो बनाते थे किस चीज़ से, तो पत्थर से। आप बोल सकते हो कि भाई औजार बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो पत्थर का प्रयोग, है ना, पत्थर का प्रयोग औजार बनाने के लिए करते थे, पहली बात। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे पाषाण काल को ना हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सा हो गया, अभी गांडसा क्या होता है अभी मैं चर्चा करूंगा, ये कैसे होता है अभी, चूंकि ये पत्थर से बनाया जाता था, ठीक है। तो पाषाण काल की बात कर लूँ फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं। तो पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सा है जरा सा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, शॉर्ट नोट्स में भी मेंशन कर दिया हूँ। तो पूरा पाषाण काल। दूसरा है भाई मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है फ्रेंड्स नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखो याद कैसे रखना, मैं अच्छा इसका टाइम पीरियड पूछ लेता है कि पूरा पाषाण काल का समय काल क्या था, टाइम पीरियड क्या था। तो ये 25 लाख, ध्यान रखना ये लाख है, 25 लाख वर्ष पूर्व से कितना, तो ये 10 लाख, 10 लाख नहीं 10,000, 25 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है ना पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात कर लूँ तो 10,000 से, ठीक है फ्रेंड्स, 10,000 वर्ष पूर्व से 6,000 वर्ष, 6,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। नव पाषाण, है ना, सबसे बाद का, तो 6 से 6,000 वर्ष पूर्व से, है ना, कब तक, तो 1,000 वर्ष पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो पाषाण काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। समय काल इसका ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है प्रश्न। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शब्द आपने अभी देखा गांडसा। देखो गांडसा या गंडासा बोल सकते हो। तो देखो पाषाण काल में कोई भी पदार्थ था उसको काटने के लिए सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता था वो गंडसा या गंडासा। ये कैसे होता था भाई, देखो इस तरीके से बना होता था, मैं दिखाता हूँ। ये पत्थर का हुआ करता था ऐसे, है ना, इस तरीके से हुआ करता था, है ना। इसमें नहीं ऐसे नहीं होता भाई, गांडसा नहीं समझते हो, ऐसे देखो ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से धार नुमा बना हुआ रहता था और इस पर मारते थे। किसी भी सामान को काटना होता है तो जोर से, ये पकड़ने वाला है ना, हैंडल बोल सकते हो, इस तरीके से गांडसा। इसका आकार ऐसे भी था, अलग अलग आकार का आपको देखने को मिलेगा, है ना, इस तरीके से भी था, इधर ये काटने वाला है। तो ये गांडसा का प्रयोग, और ये पत्थर का हुआ करता था। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा पहली बार, अब क्या बोल दिया कि नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला जो पशु था किसे बनाया गया था। तो डेफिनेटली जो लोग आंसर सी टिक किए हैं, कुत्ता, राइट आंसर कुत्ता हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके पीछे का कहानी को थोड़ा समझिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि नियोलिथिक युग को किस नाम से और जाना जाता है। तो देखो पाषाण काल अभी आपने देखा था ना, मैंने बोला था ना कि नव पाषाण काल होता है भाई। नव पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नियोलिथिक युग के नाम से जानते हैं। और इसका समय काल क्या था, तो अभी आपने देखा 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, इसका समय काल था नवपाषाण। तो नवपाषाण काल को नियोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। और उस काल में जो पहला पालतू पशु था वो था कुत्ता। बस इतना ध्यान रखना। अब कहिएगा ये जानकारी हमें कहाँ से मिला, तो ये जो हमें साक्ष्य मिला या जानकारी मिला इसके बारे में, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार बेसिक थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेते आप अगर लिए होंगे ना, तो आप जाहिर सी बात है इसका आराम से जवाब दिए होंगे। कोई बात नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको सब कुछ यहाँ पे समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। देखो भाई 2 जगह, एक है आदमगढ़ जो कि आपको यूपी में दिखता है,
है ना, और एक है बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो हालांकि इनका जो साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से, यहाँ पे लिख देता हूँ, बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और वहाँ पे जो है बुर्जहोम में बुर्जहोम नामक स्थान पर जो है कब्र में एक कब्र मिला, जब खोज किया था तो है ना, और खोजकर्ता के द्वारा, तो कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को है ना दफनाने का साक्ष्य मिला है ना। तो इसलिए वहाँ से ये पता चला कि भाई पहला जो पालतू जानवर रहा होगा वो कुत्ता रहा होगा। ठीक है, तो बुर्जहोम और आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पे है, तो आदमगढ़ है यूपी में, ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में। बस क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछता है। आगे बढ़ें। अब देखो, अगर क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है ना अलग अलग एग्जाम्स में। क्वेश्चन कह रहा है कि नियोलिथिक का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, तो आप इंग्लिश अभी तो आपने बता दिया, ये नवपाषाण काल को संदर्भित करता है। तो नवपाषाण काल को किस नाम से और जानते हैं, तो नियोलिथिक युग के नाम से जानते हैं। समय काल, देखो कई जगह ना इसका नियोलिथिक युग की बात, समय काल कहीं कहीं जो है ना लगभग 7000 ईसा पूर्व देता है। तो आप एक अभी तो आपने बताया कि 6000 है ना ईसा पूर्व से आप 1000 बताए, हाँ कई जगह 7000 भी देता है। ठीक है, तो ये लगभग में देगा, तो इसका समय काल ये है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो चैप्टर है हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, चैप्टर का नाम है सिंधु सभ्यता। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है चर्चा करेंगे और डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, ताकि इस टॉपिक से अगला क्वेश्चन आए तो आपका मिस ना हो। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है भाई, देखो ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। अब देखो ये पूछ दिया है ना, जैसे कालीबंगा कहाँ पे है, और ये चीज़ें आपको मेरे हिसाब से जब आप कंप्लीट करते हो, कुछ लोग हिस्ट्री से डरते हैं, हिस्ट्री डरने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, या फिर साइंस डरने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। इसका मतलब आपने गलती किया है, कंसेप्ट नहीं सीखा है। जब आपने सीख लिया है ना, या फिर सीखा होगा ना, तो ये आपको एकदम हलवा लगेगा। देखो जरा सा मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको याद हो जाएगा ये सारे जगह जो है। सबसे पहले कालीबंगा, तो कालीबंगा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखेगा, ये जगह है कहाँ पे, तो राजस्थान। तो इसे तो मिला लो, चूंकि मिलान करने वाला है। तो कालीबंगा यहाँ पे दिखेगा फ्रेंड्स, इस जगह पे है, राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है ना, कालीबंगा। उसके बाद ये जो है सुरकोटदा, ये कहाँ पे है सर, सुरकोटदा। मन में तो क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल ये जो है कच्छ जिला में पड़ता है, ये गुजरात के कच्छ में। ठीक है, ये गुजरात है, आप सबको पता है, और यहीं पे कच्छ जिला है, यहीं पे ये सुरकोटदा है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं मिलान कर देता हूँ पहले। सुरकोटदा कच्छ में पड़ता है, भुज या कच्छ देगा, ये गुजरात में है ना। तो चलो यही है गुजरात, यहीं पे मैं मेंशन कर दिया। ठीक है, ये कोटदीजी है, ये बहुत पूछता है, कोटदीजी ये कहाँ पे है, तो आप सबको पता है कि ये पाकिस्तान में पड़ रहा है, पाकिस्तान के सिंध बरान में, यहाँ पे है कोटदीजी, ये पाकिस्तान वाला एरिया में पड़ता है कोटदीजी। ठीक, ये तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध में पड़ता है। और वनमाली की बात कर लूँ फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसे और छोटा करता हूँ। वनमाली कहाँ है, तो देखो यहीं पे आप सबको पता है कि हरियाणा है ऊपर में, यहाँ पे आपको दिखेगा हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे वनमाली है, वनामाली होता है या बनामाली होता है, तो बनामाली भी बोल सकते हो, वनावली, ये हरियाणा में है। तो ठीक है, इसे हरियाणा टिक कर लीजिए, तो आपका आंसर आ गया। तो ये चीज़ें आपको ना अच्छे से करना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन मिस ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऑप्शन इसका बी कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और 1 to 1 आप वीडियो को देखिए ना, आपका बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है। ये मैं बोल रहा हूँ स्नानागार। अब ये कहाँ से मिला है, बहुत पूछता है, तो आप ये सर ये तो हमको पता है, आसान क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से, बिल्कुल। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना। अब देखो ये जो स्नानागार था ना, यह एक जो है प्रमुख उस समय का हड़प्पा सभ्यता का स्मारक भी था, प्रश्न पूछ लेता है, स्मारक था। वो जो स्नानागार था, अभी प्रेजेंट टाइम में कैसे हम लोग स्विमिंग पूल का प्रयोग करते हैं, तो भाई प्रेजेंट टाइम में उस समय स्नानागार ही हुआ करता था। वो स्नानागार जो बना हुआ था पक्की ईंट से, उनका जो फर्श था ना, वो पकी हुई ईंट का जो है वो फर्श से बना हुआ था, उसमें सीढ़ी भी था, है ना। और देखो इसकी लंबाई चौड़ाई से प्रश्न नहीं पूछता है, बेफालतू का लोग रटवाते हैं, जरूरत है ही नहीं। तो जो चीज़ें ध्यान में रखना है वो ध्यान रखिएगा। ये मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में पड़ता है अभी, और ये ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में देखो ये पूछ लिया गया है ना, 2023 में। अगला प्रश्न है पीलीबंगा, बहुत पूछता है, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। पीलीबंगा, कालीबंगा नहीं है, पीलीबंगा है ये। कितने लोग बता सकते हो, बिल्कुल पीलीबंगा भी राजस्थान में ही है, कालीबंगा और पीलीबंगा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आपसे पूछेगा,
तो कालीबंगा तो सबको पता है कि राजस्थान में है, लेकिन पीलीबंगा के बारे में गलती कर बैठते हैं। देखो पीलीबंगा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिला में है ना स्थित है। यह नगर लगभग कालीबंगा वो भी राजस्थान में है, तो कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर पर है। और पीलीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है जो पीली और बंगा मतलब पीले रंग की चूड़िया से संबंधित रखता है। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं पीलीबंगा के बारे में, है ना। तो पीलीबंगा क्या है भाई, पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है कि पीली प्लस बंगा मतलब कि पीले रंग की, बंगा में चूड़िया है ना, और पीली में रंग, तो पीले रंग की चूड़िया इसको संदर्भित करता है। तो बहुत पूछता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है भाई, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। लो क्या बोल दिया, जलाशय का। तो अभी आपने देखा स्नानागार के बारे में मैंने चर्चा किया था ना, तो वही है भाई मोहनजोदड़ो। ठीक है, अच्छा जलाशय बोला है, वो माफी चाहता हूँ, स्नानागार नहीं बोला है, एक शब्द बोला है जलाशय, गलती मत करिएगा, जलाशय है ये फ्रेंड्स। ये धौलावीरा का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो कि गुजरात में है, बहुत पूछता है। तो कह रहा है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है, जलाशय का, है ना। तो फ्रेंड्स हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है। धौलावीरा कहाँ पे है, तो वही यहाँ पे गुजरात, यही से जलाशय का प्रमाण मिला है। ठीक है, अब देखिए गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक नदी है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मैं पढ़ा हूँ, लूनी नदी। तो लूनी नदी के किनारे ही ये है धौलावीरा, है ना। और इसका उत्खनन कार्य जो है ना जेपी जोशी के द्वारा, 2 व्यक्ति था, जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। तो लूनी नदी के किनारे ही जो है क्या है भाई, धौलावीरा है, और वहीं से जलाशय का साक्ष्य मिला है। आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बी होगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। कौन सी वस्तु बोल रहा है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो डेफिनेटली सूती का वस्त्र वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी आप देखेंगे तो बर्तन हो गया, गहने हो गया, ताम्र शीशा हो गया, ये सब जो है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब देखिए आपने राखी गढ़ी का नाम जरूर सुना होगा। राखी गढ़ी कहाँ पे है शहर, क्वेश्चन तो मन में आएगा, है ना। तो कितने लोग बता सकते हैं राखी गढ़ी कहाँ पे है। आहार होगा, आहार पुरातात्विक स्थल एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान आहार नदी के बाएं तट पे आपको देखने को मिलेगा। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी किस राज्य में है, तो आप कहेगा सर राखी गढ़ी गुजरात में है, गुजरात राज्य में है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। कालीबंगा अभी आपने दिखा था राजस्थान में है। और सुरकोटदा, देखो ये सुरकोटदा है, ये कहाँ पे है, तो ये भी गुजरात में है, गुजरात में है। ठीक है, तो ये आहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते हैं, या नहीं, जाहिर सी बात नहीं जानते तो नहीं करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो लोहा का प्रयोग ये लोग, तो उस समय कहा जाता है कि लोहा का प्रयोग जो है वो, जो कि वैदिक सभ्यता बढ़ेंगे ना, चूँकि आगे क्वेश्चन आएगा, तो वैदिक सभ्यता से लोहा का खोज हो जाता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से जो है इसका हाँ, लेकिन जब तक हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तो उस समय सबसे प्राचीन जो सभ्यता माना जाता था वो वैदिक सभ्यता को, है ना। लेकिन अब वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का बाद की सभ्यता है, क्योंकि बहुत सारे वस्तु वहाँ से खोजे गए हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो लोहा का जो है आयरन का खोज नहीं हुआ था, बाकी तांबा कांसा सोना का, है ना, खोज हो चुका था उसी समय में। ठीक है, उस समय सोना का उपयोग ये लोग बड़ी मात्रा में करते थे, सोना का प्रयोग भी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। मतलब हड़प्पा निवासी किसके साथ व्यापार, यहाँ पे डाइस होना चाहिए, कोई बात नहीं, हड़प्पा के डाइस, यहाँ पे डाइस कर लीजिए, डाइस के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। मतलब कि हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। देखो मेसोपोटामिया आपने नाम जरूर सुना होगा। तो हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा वासी अपना व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों मार्ग से जो है करते थे। और भारत का इतिहास आप सबको पता होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लूथल था, जो गुजरात में है। और मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित जो मेलुहा है ना, एक शब्द आपने देखा होगा, मेलुहा होता है, मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। वो मेसोपोटामिया का लोग हड़प्पा के लिए मेलुहा का प्रयोग करते थे, है ना। मेसोपोटामिया में जो लोग रहते थे ना, तो हड़प्पा को ना मेलुहा के नाम से जानते थे, बस इतना ध्यान रखना। और हड़प्पा वासी जो है किसके साथ अपना व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के साथ, बस नहीं छूटेगा क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो आपको ये प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित सभ्यता को ऐतिहासिक कालानुक्रम
में क्या करना है, तो आपको कोड का प्रयोग करके और यहाँ पे सीक्वेंस वाइज में सजाना है। सीधे तौर पे मैं अगर बोलूँ तो भाई सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, क्रम में सजाना है। देखो भाई, जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है फ्रेंड्स, ये मिस्र की सभ्यता है, और इसकी समय काल की बात कर लूँ तो लगभग 3100 ईसा पूर्व माना जाता है मिस्र की सभ्यता। उसके बाद सुमेरियन की सभ्यता की मैं बात कर लूँ तो सुमेरियन बोलिए चाहे इसे मेसोपोटामिया बोलिए ना, दोनों उसी का नाम था। तो मेसोपोटामिया या सुमेरियन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलिए चाहे सुमेरियन की सभ्यता बोलिए। इसका जो समय काल माना जाता है लगभग 3000 ईसा पूर्व। और उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता है आप सबको पता ही है, इसका जो समय काल है हड़प्पा सभ्यता का लगभग 2300 है ना, 2350 से लेके 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। ये ओल्ड एनसीईआरटी कहता है, और बिहार के आयोग यही आंसर भी देता है, ठीक है ये। और यूनानी सभ्यता की बात कर लूँ तो ये लगभग इसका जो समय काल है ना, कब तक, तो आप कह सकते हो 800 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये है, तो अब तो आराम से बोल सकते हो कि सर ये पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये, बस काम खत्म। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम आप इसे रिविजन जरूर कर लो। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। देखो ये दरोगा के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मतलब कि ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जगह का नाम तो आपको पता ही है, हमें बताने की जरूरत है, अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं, मोहनजोदड़ो। तो स्नानागार बोले चाहे अन्नागार बोले, अन्नागार का काम क्या था भाई, है ना, सॉरी ये अन्नागार नहीं स्नानागार ही है। तो स्विमिंग पूल भी प्रेजेंट टाइम में ना उस तरह उस समय काम करता था, है ना। ये स्मारक भी था वहाँ पे, ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो अच्छा ये वर्तमान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के लरकना जिला में पड़ता है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो अच्छा मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, अगर ये पूछा जाए भाई, तो 1922 ईस्वी की बात है, राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था, और यहीं पे स्नानागार का भी प्रमाण मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन से देवी देवता को, बिल्कुल पशुपति का। तो पशुपति का जो है ना यहाँ के लोग पूजा करते थे। देखो ये ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो सिंधु नदी के किनारे बसी भारत का प्राचीनतम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, या सैंधव सभ्यता कहकर हम लोग पुकारते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो है धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी कहाँ से मिलता है, तो पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पशुपति का पूजा, मातृदेवी का पूजा, नाग की पूजा और वृक्ष पूजा का साक्ष्य मिला है, और वहाँ पे मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है। तो कौन कौन सा, एक बार रिपीट कर लीजिए, मातृदेवी का पूजा, पशुपति पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, ये 4 पूजा ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है प्रश्न। और वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से जो है मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और उत्तर का प्रयोग करके आंसर टिक करना है। सूची 1 है, सूची 2 है। ये सिंधु सभ्यता का स्थल है, और यह स्थान है कहाँ पे है, फिर से आ गया। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है, देख लो भाई। उसके बाद रोपड़ कहाँ पे है, ये प्रश्न पूछ लेता है मेरे भाई, बहुत पूछता है। तो लोथल गुजरात में। रोपड़ कहाँ पे है सर, पंजाब में है, तो पंजाब में रोपड़ है। उसके बाद राखी गढ़ी कहाँ पे है, तो हरियाणा में, अभी आपने देखा था, तो हरियाणा राखी गढ़ी टिक कर लीजिए। और कालीबंगा तो राजस्थान में है ही। तो 1-2 भी याद है तो आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे आप। डायग्राम से मैं समझा दिया हूँ इसके बारे में। तो आंसर इसका क्या होगा सर, तो आंसर आप देख लो बी हो जाएगा मेरे हिसाब से, बी इज द राइट आंसर। 1 का 4 इस तरीके से बी हो जाएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, बताने की ज़रूरत है हमें, बता सकते हो ना आप लोग, बिल्कुल। जो लोग रावी नदी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, रावी नदी ही राइट आंसर हो जाएगा, रावी नदी, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा की बात कर लूँ तो हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में स्थित रावी नदी का जो प्राचीन नाम है, अब जब वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे ना, इसका प्राचीन नाम प्रोशनी है ना, प्रोशनी नदी। तो ये जो हड़प्पा है इसी नदी के आसपास का क्षेत्र है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका खोज किसने किया था हड़प्पा का, ये भी पूछ लेता है। तो 1921 के बाद है, दयाराम शाहनी ने किया था, है ना, दयाराम शाहनी ने किया था। यहाँ से आप देखेंगे तो मजदूरों के आवास मिले हैं हड़प्पा से, उर्वरता देवी की मूर्ति, तांबे की इक्कागारी, गेहूँ जौ दाने, मतलब गेहूँ जौ के दाने
का साक्ष्य यहीं से मिलता है, हड़प्पा से। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके आंसर को टिक करना। वही चीज़ है, क्षेत्र है, स्थल, पूरा स्थल है। तो सिंधु कहाँ पे है, सिंध कहाँ पे है, सॉरी। अच्छा, कोटदीजी कहाँ पे है भाई, तो ये पूछ रहा है। तो ये कोटदीजी सिंध में है, पाकिस्तान में पड़ता है। बालाकोट कहाँ पे है, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो ये दक्षिणी बलूचिस्तान में बालाकोट है, तो ये दक्षिणी बलूचिस्तान कर लीजिए टिक, ठीक है। सरायखोला ये पश्चिमी पंजाब में है, सरायखोला। तो सरायखोला पश्चिमी पंजाब में है, सरायखोला की तरह यहाँ पे है ना। देखो, तो सरायखोला पश्चिमी पंजाब में क्या है भाई, तो यहाँ पे सरायखोला लिख लीजिए, सरायखोला पश्चिमी पंजाब में है। उसके बाद अगला यहाँ पे बालाकोट दक्षिणी बलूचिस्तान में आपने देख लिया। इसमें कौन है, पश्चिमी पंजाब में कौन है, ये तो मैं बोल दिया हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हरियाणा में क्या है, तो हरियाणा में जो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ, ये हरियाणा में है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, सी टिक कर लीजिएगा। ये आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, ये ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में प्रश्न देखो 2018 में पूछा गया है, ठीक है ना। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है ना। तो आप बहुत पूछता है मेरे भाई, याद रख लीजिएगा इसे। कितने लोग बता सकते हैं इसका आंसर? हाँ बिल्कुल, आंसर गाय का जो है आंसर होगा, गाय नहीं है। बाकी उसमें जो है बाघ भी है, हाथी भी है और गेंडा भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील, जो पशुपति सील मतलब मोहर पर, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि सिंधु घाटी से प्राप्त जो मोहर हमें प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से, उसमें उस पर जो मोहर पे अंकन है किसका चिन्ह, तो बाघ का है भाई। उसके बाद हाथी भी है, ये पूछता है, बाघ भी है, ध्यान रख लीजिएगा, बाघ भी है, हाथी भी है, भैंसा है ना, गेंडा है। ये सब जानवर अंकन है। ये कम से कम ये बाघ, हाथी, भैंसा, गेंडा ध्यान रखिएगा, लेकिन गाय का अंकन नहीं है। गाय का जाहिर सी बात, ये वैदिक सभ्यता से शुरू हो जाता है कहानी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, तो गाय का नहीं है, बाकी सब का था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ये। और ये ऑलरेडी 2019 में दरोगा के एग्जाम में पूछ लिया है क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के तट पर है। लोथल तो गुजरात में है, लोथल आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा नदी होगा सर, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत पूछता है लोथल के बारे में। लोथल का खोज किसने कर लिया था और कब किया था, तो देखो भाई यहाँ पे 1957 की बात है, और SR राव द्वारा जो है इनका खोज किया गया था। लोथल एक बंदरगाह है उस समय का हड़प्पा सभ्यता का, जो कि गुजरात राज्य में है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये भी दरोगा के एग्जाम में 2019 में पूछ लिया गया था। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। प्राचीनतम, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, कितने लोग बता सकते हैं? तो वही लोथल होगा मेरे भाई, आपको पता है ना, लोथल गुजरात में पड़ता है। अभी लोथल के बारे में अभी मैं बताया हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम जो बंदरगाह था वही लोथल था, और यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह वाला शहर था लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। साबरमती और उसकी सहायक नदी जो भोगवा नदी है ना, साबरमती नदी का सहायक नदी भोगवा है, भोगवा नदी। तो साबरमती, कई बार भोगवा नहीं देगा तो साबरमती देगा, तो साबरमती टिक कर दीजिएगा। तो उसी के आसपास है ये, ध्यान रखिएगा। और इसकी खोज मैंने आपको बताया 1957 में RS राव के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो पूछता है क्वेश्चन, देखो ये 2020 के दरोगा एग्जाम में पूछ लिया गया था प्री एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखो यूरोप आपने देखा है, लोथल भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कालीबंगा है, ये बालाथल नहीं हो जाएगा, तो सी राइट आंसर होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है ना। तो बालाथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। यह जो है बालाथल स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बालाथल गांव के पास जो है बेचर नदी के आसपास का क्षेत्र है। ये ताम्रपसानी का स्थल है बालाथल, अभी आपने कुछ देर पहले देखा था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। रोपर राजस्थान में है भाई, रोपर राजस्थान में है ना। ये रोपर कहाँ पे है, सॉरी रोपर पंजाब में है। लोथल कहाँ पे है भाई, तो गुजरात में। और कालीबंगा जो है राजस्थान में। देखो ये जो बुकलेट दिया हूँ आप लोगों को, बुकलेट को मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में दे दिया हूँ। तो मैं ये चीज़ें बार बार कहता हूँ आप लोगों से, और वैसा ही नहीं कह रहा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ जाते हैं आगे। बालाथल कहाँ पे है, ये भी राजस्थान में है, लेकिन ये जो है ताम्रपसानी का स्थल है, ताम्रपसानिक
स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जोते हुए खेत का जो है परिमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जोते, देखो जो हल का अलग पूछता है, जोते हुए खेत का पूछा है। ठीक है, तो जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है कहाँ से मिला है? बिल्कुल, ये कालीबंगा से, राजस्थान में है कालीबंगा, वहीं से मिला है। तो फ्रेंड्स, जोते हुए खेत सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, आपको पता है। और राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज लगभग कब किया था? कालीबंगा का खोज ये भी पूछ लेता है, मैं लिख ही देता हूँ, 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जैसे जो है ना, जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है ना, तो इसकी जुताई जो उस समय किया गया था कालीबंगा में, ये आरी और तिरछी किया गया था, जिससे पता चलता है कि कालीबंगा वाला जो क्षेत्र था जो राजस्थान में पड़ता है, तो दो फसल उगाने का कहा जाता है कि भाई वो लोग भी दो फसल उगाया करते थे, तो उसका यहाँ से साक्ष्य मिला है। एक युगल समाधान का भी साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है अधिकतर मोहर जो निर्मित था किससे निर्माण किया गया था, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये सेलखरी से जो है इनका निर्माण होता था। देखो ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? लो आ गया। तो ये दजला फरात नदी के बीच एक जो है ना उपजाऊ भूमि हुआ करता था मेसोपोटामिया। प्रश्न को, और कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम जो है ना कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम यही से इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता है। और ये दाजला और फरात नदी के बीच का क्षेत्र है, ये उपजाऊ भूमि था। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से? दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सूती वस्त्र का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है कहाँ से? ठीक है, तो ये तो आप सबको पता है। इसका जो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ से 2-3 बातें मोहनजोदड़ो से हमेशा ध्यान रखना। ये कौन से नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है ना, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सिंधु नदी के किनारे है। दूसरी बात है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके खोजकर्ता, ये जो मोहनजोदड़ो से जो उत्खनन हुआ है, तो इसके खोजकर्ता कौन है? तो आप सबको पता है कि 1922 ईस्वी की बात है, और राखल दास बनर्जी है ना, राखल दास बनर्जी, अभी आपने देखा था राखल दास बनर्जी, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सूती वस्त्र का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के निवासी द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है ना, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये कांस्य का, ठीक ना। सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निवासी द्वारा कांस्य धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया, जो तांबे और कह सकते हैं टीन का, ये जो कांसा था किसका किसका मिश्रण था? तांबा प्लस टीन का, बहुत पूछता है। तांबा और टीन का इसमें मिश्रण था। और इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर, मतलब जो प्राचीन में अभी कह सकते हो कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम जो है ना सरस्वती था, इसके किनारे में हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र है, आपने देखा है, और हम लोग वन टू वन सारे क्वेश्चन को कर भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है? ये पूछ रहा है कि नहीं है, बताइए। हाँ बिल्कुल, जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं डी, ना मैंने आपको बोला अभी कुछ देर पहले कि वहाँ पे मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है ना। बाकी मातृदेवी की उपासना, लिंग और योनि पूजा का साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता में। पशु पक्षी, वृक्ष और नाग पूजा कुछ देर पहले बताऊँ, तो ये सब का साक्ष्य मिला है। बाकी वहाँ पे मूर्ति पूजा का साक्ष्य और मंदिर का भी साक्ष्य नहीं मिला है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? पंजाब में कौन कौन सा स्थल है ये पूछ लिया, लो भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोगों का जो है ना, ये जो कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र में हड़प्पा है ना, हड़प्पा हो गया, रहमान ढेरी हो गया, सराय खोला हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे तो जलीलपुर, ये सब का सब कहाँ पे है? पंजाब में है। आप हड़प्पा का जो कुछ क्षेत्र पंजाब में भी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिल्कुल, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है भाई, मृतकों का टीला। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मृतकों का टीला। देखो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला है। इस स्थल का उत्खनन कब हुआ था? अभी आपने देखा 1922 ईस्वी में, है ना, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो है लरगना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो अन्नागार है वो, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी अन्नागार मोहनजोदड़ो में है। पिगट महोदय, एक व्यक्ति का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये बहुत पूछता है, किसे पिगट महोदय ने, यहाँ पे लिख देता हूँ,
पिगट, है ना, एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखिए, पिगट। पिगट ने जो है किसे जुड़वा राजधानी कहा है? तो देखो हड़प्पा, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, जोदड़ो को ना हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा है। बहुत पूछता है भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी किस सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से, अच्छा इन बोल रहे कि इनमें से कौन सा गुजरात में है? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो देखो भाई, मैंने आपको बोला कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। रोपड़ कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है, अभी आप देखना। उसके बाद वनमाली कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सर वनमाली तो हमको पता है हरियाणा में, अभी कुछ देर पहले बताया हो ना। तो वनमाली, तो आप कहेंगे जो वनमाली है, देखो वनमाली पूछेगा तो बिहार है, लेकिन ये बिहार में हड़प्पा सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिला है मेरे भाई, ठीक है। ये वनमाली है जो कि हरियाणा राज्य में है। और लोथल कहाँ पे है भाई? तो गुजरात में है। और ये क्या है? तो आप कहेंगे भाई यह जो है बंदरगाह था, है ना, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। और ये लोथल बहुत पूछता है कौन सी नदी? तो ये भोगवा नदी, ध्यान रख लीजिएगा, ये बार बार रिपीट होता है। कौन सी नदी किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात में। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में जो है ना गोदी मतलब कि डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? लो भाई आ गया, जहाँ पे बंदरगाह होगा वहीं पे होगा ना भाई। तो कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल लोथल में, जहाँ पे बंदरगाह होगा डॉक यार्ड तो वहीं पे होगा ना। डॉक यार्ड का मतलब होता है जहाँ पे नौसब लगाया जाता था, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? लोथल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी या फिर सिंधु सभ्यता के लोथल गुजरात, आप सबको पता है गुजरात में है। तो गोदिया कई बार डॉक यार्ड देता है, होने का प्रमाण मौजूद है लोथल में। लोथल कहाँ पे है? तो भोगवा नदी के किनारे है ना। लोथल का प्राचीन काल, मैं दोबारा कह रहा हूँ, लोथल प्राचीन काल में एक फलता फूलता क्या था? व्यापार केंद्र था। तो डॉक यार्ड होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। जहाँ से देखा जाए तो मोतियों, रत्नों, गहनों का जो है वहाँ से व्यापार किया जाता था, है ना। अगला चैप्टर है हम लोगों का भाई, आइए, इसका नाम है वैदिक सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और देखो ये 2021 में प्रश्न पूछ लिया गया था। क्वेश्चन है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा वेद? तो वेद 4 है, आप सबको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है ना। तो क्या बोल रहा है कि धार्मिक अनुष्ठान कौन से वेद में है? शब्दों को पकड़िए। तो जो लोग आंसर सी टिक कर रहे हो, यजुर्वेद में, बिल्कुल यजुर्वेद में जो है धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में प्रावधान है, ठीक है। तो भारत में सर्व प्राचीन, अगर सबसे पुराना वेद बोले तो ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का जो वेद है ये अथर्ववेद है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। देखो अलग, अच्छा कई बार ना क्रम में सजाने के लिए दिया जाता है। तो देखो जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि वेद 4 है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो तो आपको पता है कि ऋग्वेद है। दूसरे नंबर पे क्या है ना कि ओल्ड एनसीईआरटी में सामवेद दिया है, ठीक है ना, सामवेद, यहाँ पे लिख देता हूँ सामवेद, सामवेद। और तीसरे नंबर पे जो है यजुर्वेद दिया है, यजुर्वेद, है ना, यजुर होता है, यजुर्वेद तीसरे नंबर यहाँ कर लो। और सबसे लास्ट में अथर्ववेद दिया है। लेकिन कुछ बुक में इसे 3 नंबर पे देता है और इसे 2 नंबर पे देता है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। 4 वेद कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा एक प्रश्न और पूछता है कि इन चारों वेदों में से ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? बहुत पूछता है। तो यही यजुर्वेद जो है ना, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यजुर्वेद है ना, गद और पद, जो कि यजुर्वेद में आप सबको पता है कि विधि विधानों का संकलन मिलता है। और यह ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया है ना, यजुर्वेद। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? सबसे पहले कौन सी घटना घटी सबसे पहले? बिल्कुल ए हो जाएगा, उपनिषदों की रचना पहले हुई है इसके अनुसार, जो ऑप्शन में है इसके अनुसार, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम उपनिषद की रचना, अच्छा उपनिषद की संख्या कितना है ये पूछ लेता है भाई, ध्यान रखना। तो उपनिषद की संख्या है 108, ठीक है ना। अथर्ववेद की रचना कब होता है? तो ये 3री शताब्दी में, लगभग 3री शताब्दी में होता है ना। बुद्ध की जो है
पारंपरिक जो निर्माण तिथि है आप सबको पता है ना, मतलब कि जब उनका डेथ हुआ था, मृत्यु हुआ था, जिनको बौद्ध धर्म में निर्माण कहते हैं, निर्वाण, तो आप सबको पता है कि 483 BC में वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुआ था। अशोक का जो शासनकाल है कितने लोग बता सकते हैं? 268 BC से 232 BC, है ना। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन में सबसे प्राचीन जो है ये उपनिषद की रचना है इस ऑप्शन के अनुसार। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जो है ना, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। यहाँ पे आश्रम है, यहाँ पे आयु है, देख लो भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछता है। तो ब्रह्मचर्य जो है ना, यहाँ पे देख लीजिए, एक साथ आपको दिख रहा होगा। तो ब्रह्मचर्य के लिए कितना समय चाहिए? तो 25 से कम एज का चाहिए ना, तो ये बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। उसके बाद गृहस्थ के लिए, अगर गृहस्थ जीवन आपको व्यतीत करना है तो उनका एज जो रखा गया था 25 से 50, है ना। अब देखो ये चारों देखो यहाँ पे प्रश्न ना दो तरीके से पूछता है कि 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो भाई देखो, अगर 3 बोल देगा, 3 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद है, यहाँ पे लिख देता हूँ, छांदोग्य उपनिषद में जो है ना 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। ये जो 4 आश्रम है, कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनकी जानकारी हमें कहाँ मिलता है? तो जबालो उपनिषद में, यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है ये कहाँ पे मिलता है? तो भाई ध्यान रखना, जबालोपनिषद में, जबालोपनिषद में, ठीक। कौन कौन सा? तो भाई ब्रह्मचर्य के लिए जो बोला कि आपका एज जो है ना 25 साल होना चाहिए, गृहस्थ के लिए 25 से 50, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 और संन्यास के लिए 75 से 100, है ना। तो ये जानकारी कहाँ से मिलता है? तो जबालोपनिषद में मिलता है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। आंसर क्या होगा भाई? इसका डी हो जाएगा। और ये दरोगा के एग्जाम में पूछा गया भाई, देख लो 2018 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, मिलान कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं एक बार सरसरी निगाहों से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है शिक्षा का मतलब क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में दिखा गया, जो दिया गया है, ये वेदांग है, क्योंकि वेदांगों की संख्या आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, वेदांगों की संख्या फ्रेंड्स ना, वेदांग की संख्या है 6। अब वेदांग है क्या? तो देखो भाई, वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ है, वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ है। और वैदिक अध्ययन के लिए 6 वेदांग, ये जो देख रहे हैं 6 वेदांग, 6 वेदांगों या फिर कह सकते हैं 6 विद्याओं, मतलब कि वेदांगों का जो है यहाँ पे संकलन किया गया। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला है शिक्षा, पहला शिक्षा है, दूसरा कल्प है, ये रट लीजिएगा, पूछता है कल्प, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योतिष और छठा है छंद, ठीक है ना। तो ये जो शिक्षा आप देख रहे हो, तो शिक्षा में क्या है भाई, उसमें कह सकते हो कि वेद मंत्रों का उच्चारण करने का विधि क्या होगा, है ना। क्या है भाई? वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि क्या होगा, उसके बारे में दिया गया है। कल्प से क्या मतलब है? इसमें कल्प का मतलब है कि यज्ञ संबंधी नियम, यज्ञ का जो है ना क्या नियम होंगे, यज्ञ संबंधी नियम के बारे में प्रावधान है। व्याकरण का मतलब क्या होगा? आपका प्रोनाउंसिएशन, है ना, स्वर या प्रत्यय बोध का होना, है ना। तो आप कह सकते हो भाई स्वर प्रत्यय बोध का होना। निरुक्त का मतलब क्या होता है इसे? तो शब्दों का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे बोल दो कि भाई शब्दों का अर्थ क्या होगा, उसके बारे में है। ज्योतिष का मतलब समझ रहे हो, काल का ज्ञान होना चाहिए। अभी बहुत सारे यूट्यूब पे, है ना, फेसबुक खोलो, वहाँ पे बहुत सारे ज्योतिष मिलेगा, तो उस समय भी था, है ना। तो ज्योतिष का ज्ञान। और छंद का मतलब क्या होगा? वैदिक मंत्रों का पाठ करना, वैदिक मंत्रों का पाठ। तो ये ध्यान रखना। तो आप आराम से मिला सकते हो, मिलान कर सकते हैं ना मेरे भाई। तो देखो यहाँ पे कल्प में क्या है? तो देखो कल्प में यज्ञ संबंधी प्रावधान, बिल्कुल। छंद में शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त, मंत्र, शिक्षा, उच्चारण। तो आंसर क्या होगा? ए। तो देखो ये सब आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को 2 बार 3 बार, आप क्या करिए ना, आपको स्लो लग रहा है तो 1.5 या 2x करके देख सकते हैं।
लेकिन 2 बार 4 बार 5 बार जितने बार हो सके उतने, क्योंकि आप बुक पढ़ोगे ना, मैं पुनः कर रहा हूँ, क्योंकि कोई सामने वाले बताता है उसमें और आप खुद से पढ़ोगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए माइंड में वो जल्दी क्लिक होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, है ना, बताइए। बिल्कुल विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। और कौन से वेद में इसके बारे में प्रावधान है, तो ऋग्वेद की 9वां मंडल, है ना। तो देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये टॉपिक आप देख रहे हो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, मतलब उस टॉपिक को जाकर रिवीजन कर लेना है। शॉर्ट नोट्स है आपके पास, है ना, जो लोग पेड बैच में हो आपके पास भी है, या फिर आप खुद से भी पढ़ रहे हो, तो सबके पास रहता है, तो करिए, वो काम करिए। तो आंसर क्या होगा, विश्वामित्र, राइट आंसर क्या होगा भाई, ए। तो देखो गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में, गायत्री मंत्र का 9वां में बोल दिया हो क्या, देखो ऋग्वेद का ना, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद का 3रा मंडल है ना, ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जो सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल प्राचीन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल जो है ना, मैं 9वां मंडल जो बोला हूँ, ये सोम देवता को समर्पित है। लेकिन गायत्री मंत्र जो है ना, ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, 3रा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और यह सावित्री देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा मंडल से लेके 7वां मंडल तक प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, संग्रहित का अर्थ क्या है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल ये कोषाध्यक्ष से है, संग्रहित का अर्थ होता है, देखो भाई, संग्रहित कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष किसी संगठन के खजाने की रखवाली करता है, आप सबको पता होना चाहिए, है ना, जैसे अकाउंटेंट नहीं बोलते हो, वही है। तो ये उत्तरवादी काल में ये पद हुआ करता था, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में, यज्ञ की देखरेख कौन करता था वैदिक काल में, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ। तो जो लोग बी टिक कर रहे हो, ब्राह्मण कर रहा था ना, जो ऑप्शन में है। चलिए, अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बता देता हूँ, ताकि देखो ये होत्री कौन था भाई, ये जो होत्री था मैं बोल ही देता हूँ। होत्री ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो पुजारी था ना, उसे होत्री कहा गया। ब्राह्मण की बात करूँ तो यज्ञ की देखरेख करने वाला वो ब्राह्मण कहा गया है ऋग्वेद में, वैदिक काल में। ये उद्राता जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उद्राता आप सबको पता है कि यह जो है सामवेद के ऋचाओं का गान करने वाला को, जैसे सामवेद कुछ पढ़ने वाला जो ऋषि था ना, उसे उद्राता कहा गया। होत्री तो होत्री या होता, ये ऋग्वेद का जो पाठ करते थे उसे कहा गया है। अथर्वायु कौन था भाई, तो ये यजुर्वेद के पाठ करने वालों को अथर्वायु कहा गया है। तो ब्राह्मण से पूछा था कि यज्ञ का देखरेख करने वाला, ये पूछा गया है 2019 के दरोगा में, और वैदिक काल में आपको इतने अच्छे से डायग्रामिकली पढ़ा दिया हूँ कि मत पूछिए। अगला प्रश्न है मेरे भाई, निम्न में से कौन ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, लो कौन सा नहीं होगा बताइए, थोड़ा सा भी होगा, बिल्कुल। देखो ये ब्राह्मण तो है, बिल्कुल है, अरनायक भी है, उपनिषद भी है, वेदांग नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, वेदांग ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदों को सही से या फिर सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया है। इनकी कुल संख्या 6 है, अभी मैं आपको बता दिया हूँ। तो वो वेदों को ना समझने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए वेदांग की रचना बाद में किया। 6 वेदांग कौन कौन सा है, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, अभी कुछ देर पहले बताया ना, वही है। आगे बढ़ जाते, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में जो है जदवी माया मतलब जादू टोना का जो है वर्गीकरण किया गया, कौन से वेद में, तो सबसे लास्ट का वेद होगा, है ना, अथर्ववेद। तो देखो भाई ये भी बहुत पूछता है, अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित प्रावधान किया गया है, इसमें भूत प्रेत ये सब पहले भी टोटका होता था। तो इसमें देखा जाए तो ऋग्वेद और सामवेद का भी ये जो अथर्ववेद देख रहे हैं ना, अथर्ववेद में ऋग्वेद और सामवेद का भी मंत्र लिया गया है। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप की बात करें तो ये बाद की वेद है, तो ये आप सबको पता ही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, अब ये आपको दिख जाएगा, मनु का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु द्वारा किया गया था। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति आपने पढ़ा होगा, सॉरी नाम सुना होगा, पढ़े तो नहीं होंगे मुझे पता है। तो मनु द्वारा किया गया था। मनुस्मृति में समाज के 4 वर्णों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखो ऋग्वैदिक काल में ये कहानी जो ना, पहले क्या था यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे तो 4 वर्ण का जो जिक्र किया गया है, तो वो कर्म के आधार पर, कर्म से क्या मतलब है भाई,
तो कर्म से मतलब होगा कि बोला कि जो पुजारी का काम करेगा ना, जाति कोई भी हो, पुजारी का काम करेगा तो उसे ब्राह्मण कहेंगे, ठीक है। जो युद्ध में हिस्सा लेगा उसे क्षत्रिय कहेंगे। जो व्यापार वाणिज्य का काम करेगा उसे वैश्य कहेंगे, ठीक है। और जो घरेलू काम करेगा, है ना, उसे कहेंगे शूद्र। तो ये कर्म के आधार पर था। लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे ही आया तो बोला कि भाई आप ब्राह्मण के घर में पैदा लिए हो तो ब्राह्मण कहलाओगे, क्षत्रिय के घर में पैदा लिए हो क्षत्रिय कहलाओगे, वैश्य के घर में पैदा किया हो वैश्य कहलाओगे, शूद्र के घर में पैदा किया हो शूद्र कहलाओगे। तो ये वर्ण व्यवस्था पहले नहीं था, ये बाद में किया गया। समझ रहे हैं ना। तो बहुत पूछता है क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः या फिर मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। देखो ये भी प्रश्न पूछ लिया गया महाभारत से, और पूछा गया, ये प्रश्न देख सकते हो बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो बिल्कुल ये 18 दिनों तक जो है यहाँ पे लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ जाए। कुरुक्षेत्र का मैदान हरियाणा में है, मुझे पता है कुछ लोग पूछेंगे, है ना, हरियाणा राज्य में है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि प्राचीन भारत में प्लागल, ये शब्द है प्लागल, क्या था। प्राचीन भारत में प्लागल क्या था, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल आंसर जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा। प्लागल जो है ना, ये संदेश वाहक था। प्राचीन काल में प्लागल संदेश वाहक को कहते थे। प्लागल का उल्लेख कहाँ पे मिलता है ये भी ध्यान रखना। तो भाई शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना।